हमें लगता है हम रमज़ान में वेट लूज़ कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो मुझे ज़रा समझाएँ कि ये क्यों नहीं होता? हम रमजान को बहुत एक ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई मैं तो खा ही नहीं रही, मैं तो लूज होगा। चलना फिरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर हफ्ते आपका 1 kg लूज होना चाहिए। अगर आपको लूज नहीं हो रहा, टेक अ स्टेप बैक। डाइट आप अच्छी लोगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो फाके करने से लूज नहीं होने लगा। 2 या 3 टोटके बता सकते हैं जो रमज़ान में बहुत गलत फॉलो किए जा रहे हैं? सिंपल एक बहुत प्रॉपर स्टेटमेंट है कि हेल्थ में शॉर्टकट्स नहीं होते। प्रॉपर आपको ओवरऑल हेड टू टो इसको ट्रीट करना पड़ता है। पानी ठंडा पीने से चर्बी जिस्म के अंदर जम जाती है एंड दैट्स व्हाई पीपल आर अनएबल टू लूज वेट, उनको ठंडा पानी पीते हैं। रैंडम कावे, मतलब पता नहीं क्या क्या डाल के ना, मतलब उस कावे में मुर्गी डालने की देल है, चिकन कढ़ाई बन जानी है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स चल रहे थे ना, उन पे रह के हमने बथेरी अपनी ना सेहत खराब कर ली। शहर में लोगों को क्या खाना चाहिए जो वो एनर्जेटिक भी रहें, उन्हें उस तरह भूख भी ना लगे? हमारा पराठा बनता है ना, मैं उसको तली हुई रोटी कहती हूँ। अंदर भी है ऑयल, बाहर भी ऑयल, मतलब ऑयल से भरा होता है। यमुना चट्टा डाइटिशियन से आज हम जानेंगे कि आप सहर और इफ्तार में ऐसा क्या खाएंगे कि आप फास्टिंग के साथ साथ वेट लॉस में भी जाएं। हर अशरे में आप मैक्सिमम कितना वेट लॉस कर सकते हैं? ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं जो आप फॉलो करेंगे और आपका वजन दिनों में कम होगा? हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी इफ्तार में अगर फ्राइड आइटम्स ना हो तो उनकी इफ्तारी जो है वो अधूरी होती है। तो फ्राइड आइटम्स आप किस तरह बनाएंगे और कैसे इनटेक करेंगे कि आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा? तो ये सब हम जानेंगे आज के पॉडकास्ट में, तो इसको लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस यमुना चट्टा वंस अगेन इन आवर सेट। तो बहुत अच्छा आपके साथ पिछला पॉडकास्ट भी रहा, तो हमारी ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया आपके सेशन को। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो रमज़ान पे करने जा रहे हैं। माशाल्लाह कमिंग वीक हमारा रमज़ान है और उसमें डिफरेंट डाइट प्लान्स भी फॉलो किए जाते हैं और हमें लगता है हम रमज़ान में वेट लूज़ कर लेते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह, नहीं है। लेकिन होता नहीं है। तो मुझे ज़रा समझाएं कि ये क्यों नहीं होता? नॉर्मल अक्सर तो लोग सोचते हैं ना कि हम कम खाएंगे तो कम खाने से वेट लूज हो जाता है। और नॉर्मली डाइटिंग में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है कि जिन्होंने डाइटिंग करनी होती है सबसे पहले अपना जो पूरे दिन का मील होता है उसे कम कर देते हैं फ़ौरन से ना, और हमें लगता है कि इसी से लूज़ हो जाएगा। डाइटिंग में कम खाना, येस ऑब्वियसली कैलोरीज कम होंगी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ अगर बैलेंस आ जाए कि जितना चल रहे हैं उतना खाएं तो लूज़ तो हो जाता है। पर मसला ये होता है रमज़ान में ना होने का रीज़न ये है कि आप खा क्या रहे हो। चॉइस ऑफ फूड जो है ना वो मैटर्स अलॉट। अब हम पूरा दिन हालांकि नहीं खा रहे होते, सुबह सहरी की होती है, पूरा दिन भूखा रहने के बाद अफ्तार होता है, पर फिर भी हमारा लूज़ नहीं हो रहा होता क्योंकि हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड का मसला आ जाता है। मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा मैंने रीज़न देखा ना पेशेंट्स में वो ये है कि एक तो हमारे जो मशरूबात हैं उनमें चीनी बहुत होती है। तो एक गिलास लेने से ही ना आप एकदम कैलोरीज में एक स्पाइक मार के फ़ौरन से ऊपर चले जाते हो, ठीक है। और उससे क्या होता है, सिर्फ एक तसल्ली मिलती है जिस्म को, पेट को थोड़ी देर के लिए, पर बॉडी तो सॉलिड मांगती है ना। तो इतनी कैलोरीज के बावजूद फिर बॉडी सॉलिड ही मांगती है, आप वो सॉलिड देते हो, उसी कैलोरीज भी एड अप हो जाती हैं। डाइटिंग में मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से चीज़ें ले रहे हो, कितनी कम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, आपकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा दिन फाका करके अगर आप डिनर ही खाली ख़राब कर दो, और ये बहुत चलिए ये तो रमज़ान की बात कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में भी बहुत लोगों का मसला होता है। वो कहते हैं हम पूरा दिन नहीं खाते, और ये बड़ी बेसिक कॉमन हिस्ट्री जो मुझे लोग देते हैं कि हम पूरा दिन नहीं खा रहे, हम सिर्फ डिनर करते हैं, फिर भी वेट हमारा स्टक है, लूज़ नहीं हो रहा है, उल्टा गेन हो रहा है। तो वही मसला आता है कि जिस तरह हम इफ्तार के टाइम पे अपनी कैलोरीज जो है वो ख़राब ले लेते हैं, ख़राब फूड सोर्सेज से ले लेते हैं, तो नॉर्मल रूटीन में भी हम यही कर रहे होते हैं। तो जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम डिनर ख़राब करते हैं, वहाँ हम इफ्तार ख़राब करते हैं। तो 2-3 मसले हैं ना। एक तो मैंने आपको बताया कि हम कैलोरी डेंस किस्म का मशरूब ले रहे होते हैं। उसके बाद क्या है दूसरा मसला, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल। हमें लगता है एक ही तो खाया है, शैलो फ्राई तो किया है, पर जो फ्राई जिस चीज़ को भी शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, वो चीज़ तेल इतना एब्जॉर्ब कर लेती है कि उसकी कैलोरीज आप मतलब बैलेंस कर ही नहीं सकते। एंड देन अगेन अभी भी हम सिर्फ स्नैकिंग तक पहुंचे हैं, बॉडी मेजर मील अभी भी मांग रही है क्योंकि दिमाग की तसल्ली भी चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे है। मेजर मील देते देते हमारी कैलोरीज कहाँ से कहाँ पहुंच जाने हैं पता ही नहीं है। वो एक छोटा सा जो इफ्तार है वो आराम से 1000 कैलोरीज आप लाइक बहुत ईजीली ले जाते हो। रमज़ान में एक और मसला होता है, हम फिजिकली और इनएक्टिव हो जाते हैं कि हमने तो रोज़ा रखा हुआ है, ये ना हो कमज़ोरी हो जाए। तो विद द चॉइस ऑफ फूड जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं एंड देन जीरो फिजिकल एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी हम बेड पे गुजार देते हैं कि कंजर्व करें हम एनर्जी ना, हमें चलना फिरना ना पड़े, हमें भूख ना कहीं लग जाए, उस डर से हम बिल्कुल लेटे होते हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी जो आम रूटीन में थोड़ी बहुत होती है लोगों की वो और कम हो जाती है। इसे रमज़ान में लिटरली आप
मुझे एज डाइटिशियन ये टाइम पीरियड बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे लोगों को बताना पड़ता है परेशान ना हो, आप नहीं गिरेंगे, चलें फिरें अगर आप इस तरह की डाइट लें, बिकॉज डाइट अच्छी ले लोगे तो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग चलते फिरते सारे काम करते हैं, बट पॉइंट ये है डाइट आप अच्छी लोगे तो कोई मसला नहीं होगा, तो फाके करने से लूज नहीं होने लगा। मतलब ये सारा हम जो काम खराब कर देते हैं वो हम अपने इफ्तार पे कर देते हैं। इफ्तार रोज़ा पे तो कर हम देते हैं। रखते हैं, वो एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन जो इफ्तार गलत करते हैं वहाँ से हमारा सारा काम खराब हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग वेट लॉस का सोच के ना कि वो कहते हैं कि हम रमज़ान में अपना वेट लूज़ करेंगे तो उसमें हम जो है ना बस पानी पी लेंगे, खजूर खा लेंगे और मतलब एक स्पेसिफिक फूड पोर्शन खुद से डिसाइड कर लेते हैं, खुद से सोच लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने पूरा दिन वैसे नहीं कुछ खाया होता और बाद में जो खा रहे हैं वो उतना हेल्दी नहीं खा रहे? रमज़ान में ना पहले अशरे के बाद ना कमज़ोरी का जो एक है ना प्रॉब्लम वो होना शुरू हो जाता है, और बहुत से लोग कहते हैं 2 तरह के इश्यूज आते हैं। एक तो वीकनेस का लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, फिर मैदे के इश्यूज का बहुत कंप्लेन करते हैं। वीकनेस का कंप्लेन इसलिए आता है क्योंकि देन अगेन 2 मील्स हैं, बाकी दिन में जो मंचिंग करने की आदत होती है वो हमारी वहीं की वहीं आदत होती है, पर एक लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होती है हमें कि हमने खाना नहीं है। तो बॉडी जिस इंसान को मंचिंग करने की आदत है उसको तो पहले सबसे पहले हॉल उठते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। सो उसके बाद क्योंकि पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा खा खा के आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स ले ही रहे होते हो, रमज़ान में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो 2 मील्स पे, अब उन्हीं 2 में पूरा करना है। अब उन्हीं 2 में जब पूरा करने हम आते हैं, सबसे पहले जो डेफिशिएंसी आती है ना वो आती है प्रोटीन की। उनके तली हुई चीज़ें किसी ना जा रही होती हैं, फैट आपका मिल रहा है, और हमारे जो खाने हैं सालन हैं उनमें भी फ़ैट होता है, तो फ़ैट आपको किसी ना किसी तरह मिल जाता है। काब ऐसे हमारे लेफ्ट राइट एंड सेंटर में काब में बेचारे हम बीच में फंसे हुए हैं, प्रोटीन नहीं ले पाते। और प्रोटीन एक बहुत बड़ा, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसका डाइट में प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन इम्बैलेंस की वजह से बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं वीकनेस का, इसलिए अगर आपको वीकनेस हो रही है, आपको रमज़ान के सेकंड अशरे में इशू होना शुरू हो गया है, आपको अगर अगले रोज़े नहीं रखे जाएंगे, एक दफ़ा ज़रा पीछे हट के देख लें कि भाई मैं प्रोटीन कितनी बैलेंस कर रहा हूँ। अगर आप प्रोटीन बैलेंस नहीं करें तो आपका ये जो इशू है ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। सेकंड, लोगों को मैदे के मसलों का बहुत कंप्लेन होता है। मैदे के मसले भी उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिन लोगों का ज़्यादा फोकस होता है खाने पे तली हुई चीज़ें। अच्छा, मैदे के मसले वैसे भी ऑन ऑफ बहुत से लोगों को होते हैं। ओबेसिटी, जिन लोगों को मोटापे का शिकार होता है, जिन लोगों को, उन लोगों को वैसे मैदे का मसला ऑन एंड ऑफ रहता है। और वही लोग फिर जब आप तली हुई चीज़ें खाओगे, आपका मेन फोकस तली हुई चीज़ों पे होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे ना खुद को ट्रीट कर रहे होते हैं, वे ट्रीटिंग आउरसेल्व्स कि बस हर एक से पूछा जा रहा होता है घर में तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। तो एक फेस्टिविटी की तरह हम इफ्तार को जो है सेलिब्रेट करते हैं। पर उसमें ये वाली चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। डायबिटीज का क्या खाना होगा, हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर का मसला उसका क्या खाना होगा। मेरा कोलेस्ट्रॉल क्रॉनिकली हाई है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ मुझे है, ब्लड प्रेशर की दवाई मैं खा रहा हूँ, साथ में तली हुई चीज़ें लूँ, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखने की। देखिए रमज़ान की ना हमने जो एक बेसिक उसका जो लेसन है वो नहीं भूलना, वो सब्र सिखाता है, वो सब्र सिखाता है, और वो ये बताता है कि भाई किस तरह से आप अपनी मील्स को है वो बैलेंस करें। बड़ा अच्छा टाइम है आपको खुद को डाइटिंग वाले एक अच्छे पैटर्न और एक अच्छी क्लीन ईटिंग में के मोड में लाने का। पर हम उल्टा ये कर बैठते हैं कि हम अपनी पूरी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं ना, दही भल्ले हो रहे हैं, हमारे गोलगप्पे चल रहे हैं, उसको स्नैकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा स्नैकिंग। हमारी इफ्तारी ना बेसिक उसकी बेस होती है स्नैकिंग पे, हमारी हर तरह के स्नैक उस टाइम पे चल रहे होते हैं, पापड़ी चाट तो क्या नहीं। अब ये वाली चीज़ें खा के आपको न्यूट्रिशन जो नहीं मिल रही वो कोई अलग चीज़ है, आपके मील भी उस वक्त, अच्छा उस वक्त आपको लगेगा यहाँ पेट भर गया है, गुड 2 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगेगी और दोबारा कुछ खाओगे। क्योंकि अगर आपने अपना फाइबर और अपना प्रोटीन बैलेंस ना किया राइट आफ्टर इफ्तार, लाइक नमाज मगरिब की पढ़ी और इफ्तार के फ़ौरन बाद आपने अपना अगर मेजर न्यूट्रिएंट पूरा ना किया, आपको थोड़ी बहुत भूख भी लगेगी और आप डबल खा लोगे और आराम से 2-2 हज़ार कैलोरीज चल गई होती हैं। 2 मील से लोग लेते हैं। एक स्नैकिंग का एक बड़ा पोर्शन होता है, थोड़ा ब्रेक लिया और रेस्ट किया, थोड़ा सा लेट के टीवी भी देखा और अराउंड 8-9 के करीब दोबारा से भूख लगी, उस टाइम फिर दोबारा मेजर मील चल रहा होता है। ये जो हमारा पैटर्न है ना, ये ख़राब जो हुआ है, इसकी वजह से बेसिक सारे मसले आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज जितने भी होते हैं लोगों को। तो मुझे फिर ये बताएं, आपके शहर में लोगों को क्या खाना चाहिए जो वो एनर्जेटिक भी रहें, उन्हें उस तरह भूख भी ना लगे, और फिर इफ्तार तक भी आते हैं कि इफ्तार में हमें क्या खाना चाहिए? देखिए ज़्यादा इसके बारे में ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो घर के खालिस गंदम वाले आटे की रोटी है वो लें, या मैं एक एक और में बड़ा बताती होती हूँ पेशेंट्स को कि दाल वाला पराठा लें, ठीक है। आटे के अंदर कोई भी दाल पतली सी बना के ब्लेंड करके ना दाल पतली सी बना लें और आटे को
पानी में गूंदने के बजाय ना दाल से गूंद लें, और दाल वाला पराठा बहुत लेस ब्रश से ऑयल लगा के, उसमें वो बलों वाला पराठा नहीं होता, सिंपल उसको बेलेंगे तो वो रोटी की तरह बन जाता है। सो वो ले लिया, साथ उसके अंडा ले लिया, साथ थोड़ा सा दही ले लें, साथ थोड़े से नट्स ले लें। नट्स और दही से आपको फ़ैट अच्छा मिल जाएगा। अगर पराठा जो है उसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल वगैरह लगा लें, उससे भी आपको हल्का सा ऑयल मिल जाएगा। प्रोटीन आपकी बैलेंस हो जाएगी, जो आटे के अंदर दाल डली थी और आपका अंडा जो था, और रोटी के अंदर कार्ब से। अब ये आपका हो गया एक बैलेंस मील। उसके बाद इफ्तार पे अगर आप आएँ, इफ्तार में भी ना ज़रा सब्र तहम्मुल से इफ्तार को करें। खजूर लें, पानी मशरूब पिएँ और एक फ्रूट खा लें। उसके बाद इतना खा के नमाज का ब्रेक दे दें। अभी जो कार्ब्स आपने लिए हैं ना, ये आपका जो एकदम एनर्जी चाहिए होती है ना, वो बॉडी को मिल जाएगी इससे, ठीक है। नमाज का ब्रेक हो गया, अब मेजर मील की तरफ आएँ। उतने में चूँकि आपने पहले कार्ब्स लिए हुए हैं, तो बॉडी को जो एकदम खाने की तरफ टूटने वाली चीज़ होती है ना, वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कार्ब से एक दफ़ा एनर्जी मिल गई होती है। अब आएँ बेसिक प्रोटीन पे। अब कोशिश करें, आपको जो भी मिला है, आपने रोटी लेनी है या आपने चावल लेने हैं, वो आपने प्रोटीन के साथ लाजमी पेयर करने हैं। कि प्रोटीन में क्या आता है, आपकी दाल हो सकती है, मछली हो सकती है, चिकन हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल ही कोई हेल्थ इशू नहीं है तो वीकली कुछ दिन आपका मटन और बीफ भी हो सकता है, पर देन अगेन वही हेल्थ इशूज़ पे डिपेंड करता है आपके। तो प्रोटीन आपने मेजर चंक आपका प्रोटीन से आना चाहिए इफ्तारी में नमाज के बाद। अगर आपने उस टाइम प्रोटीन ना ली, अगले दिन की आपकी सहरी भी तंग होगी, आपकी बाद में वीकनेस होगी, तरावी पढ़ने का आप बिल्कुल काबिल रहेंगे और पहले अशरे के बाद आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिक एक जनरल सा रूल है प्रोटीन बैलेंस करने का। और हम प्रोटीन की तरफ नहीं जा रहे होते, हम ज़्यादा फैटी चीज़ें ही, जितनी भी बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। ऑयली चीज़ें हम वो खा वो रहे होते कंज्यूम हैं। कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। मैं यहाँ एक और चीज़ मेंशन करती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल समोसे, रोल, पकौड़े-शकौड़े ना खाएँ। आप ना एयर फ्राइंग की आदत डाल लें। एयर फ्रायर ना एक बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, सस्ती सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें सारी फैमिली का काम हो जाता है, ठीक है। इसकी तरफ ज़रूर देखें, बिकॉज़ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि ना फ्लाइंग डाइटिशियन ना मुश्किल चीज़ बताती है, हमने उसके पास जाना है। एयर फ्राइंग कह दिया, ये क्या बात हुई? एयर फ्रायर तो हमारा ट्रेंड ही नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स चल रहे थे ना, उन पे रह के हमने बथेरी अपनी ना सेहत ख़राब कर ली। अब ना सीधे होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सेहत, ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी सबकी गुजरनी है, जिसका वक्त जब लिखा है आना तो तभी है। पर क्या 30s के बाद अगर आप सुबह उठें और आप सुबह उठ के आके पासे हिले हुए हैं, तो वो क्या लाइफ, सही वो बात क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। 30 से 40s में ना हम सारी गलत हरकतें करके ना बॉडी को वीकनेस में ले आते हैं। 40s के बाद फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, और वो क्रॉनिक दर्दें और प्रॉब्लम्स बन गए होते हैं कि बस उनके साथ फिर मैनेजमेंट ही चल रही होती है आपकी। तो ज़िंदगी गुजारें, पर अच्छी गुजारें ना, मतलब गुजर तो जानी है, पर जिए इसको। मतलब आपको सुबह उठें, आपको एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, आपका दिल करना चाहिए कि मुझे कोई कह दे अगर एकदम से कि आओ कहीं चलते हैं, तो आपको ये ना कि हाय अल्लाह मुझे थकावट है, मुझे वीकनेस है। लोगों से चलाएं जा रहा होता है, किसी को कहते हैं ना क्या लॉन्ग वॉक्स, हाइकिंग, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे यहाँ पे कि हम कोई चलने वाली, वॉकिंग वाला कोई एक्टिविटी कर लें, क्योंकि सांस चढ़ रहा है, टांगों में दर्द है, हिम्मत ही नहीं है, मसल वेस्टिंग की इंतहा इतनी हुई पड़ी है कि मतलब टांगों के हालात ऐसे हैं कि हमारे पट्टे काम ही नहीं करते, हम हिल ही नहीं पा रहे। ख़वातीन को, पेरेंट्स को, मैं फादर से कहती होती हूँ कि बच्चों के लिए आप खुद को सेहतमंद रखें, क्योंकि बच्चों को तो पेरेंट्स सेहतमंद चाहिए ना। बिल्कुल। हम हमेशा ये कहते हैं कि पेरेंट्स से पूछे ना कि बच्चों के लिए जीने मरने की कस्में, आई एम ऑल्सो मदर, हम ये कहते हैं बच्चों को कि भाई तुम्हारे लिए जान दे देंगे। कहते हैं जान दे, वो तो बड़ी दूर की बात है, कि जी के दिखाएं ना बच्चों को। बच्चों के साथ बच्चा कह रहा है उछलो कूदो, तो आपके अंदर उछलने कूदने की हिम्मत होनी चाहिए। मतलब 35 साल की, मैं लिटरली सिंपल सी बात है, 35 से 40 साल की लड़की भी होगी ना, खातून होगी, अगर आपकी हड्डियाँ बड़ियाँ मजबूत और आपने सेहत का ख्याल रखा हुआ ना, बच्चा आपको जंप करने का भी कहेगा ना, क्या है मामा जस्ट जंप ऑन द बेड, आप कर पाओगे। यहाँ मैं 40 ईयर से कह दूँ, हमें गोडा जो है ना, लेफ्ट वाला जो गोडा है ना, उसमें ज़्यादा क्रीच की आवाज़ें आती हैं, तो आई कांट मूव। हमारे मसले ये होते जा रहे हैं। सो बच्चों को उछलते कूदते वालिदैन अच्छे लगते हैं, लाइवली लगता है भाई, उनके लिए जिए, मरने वाली बातें छोड़ दें आपके, हम तुम्हारे लिए मर मिट जाएंगे, जिस दिन तुम्हें ज़रूरत पड़ी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिए उनके लिए भाई, जी के दिखाएं बच्चों को। तो रूटीन्स अपनी अच्छी रखें। ये टाइम आ गया है कि एयर फ्राइंग या कोई अच्छी बेहतर टेक्निक से अब जाने का। बेकिंग का वन फाइन, आई अंडरस्टैंड बड़े महंगे आते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करें, ज़रूर करें, वो तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। पर अब छोटी सस्ती इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रिल पैन्स एंड वो आपके एयर फ्रायर्स। रोल बनाएं, रोल पट्टी होती है, थोड़े से कार्ब्स उसके अंदर चले ले लें, कोई मसला नहीं, इतना भी मसला नहीं होता अगर आप बैलेंस करें बाकी उसको मील को। रोल वगैरह मैं देती होती हूँ पेशेंट्स को कि खाएं, रोल खाएं बना के, बट एयर फ्रायर में उसकी फिलिंग के अंदर मैटर करती है ना। अब क्योंकि रोल में 2 तरह के मसले हैं, फिलिंग ख़राब होगी या आप उसको डीप फ्राई करोगे, तो डीप फ्राई तो हमने नहीं करना, हम करेंगे इसको एयर फ्राई।
उसके अंदर चिकन डालें, आप मिक्स वेजिटेबल चिकन की स्टफिंग करें, बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं। इवन मैं कहती हूँ बच्चों को ये वाले रोल्स बना के आप डेली लंच में दिया करें, क्योंकि बच्चे बोटियाँ नहीं खाते। आप बच्चे को दोगे ना बोटी खाओ, बच्चों को नहीं खा के खाएंगे। बोटी वही वैसी की वैसी वापस आनी है आपके लंच बॉक्स में। बच्चों को इतनी सैड किस्म की, दुखी किस्म की बोटियाँ क्यों दे रहे हैं आप प्लेटों में डाल के? बच्चे नहीं खाएंगे। आप उनको दें, रोल्स बना के दें, आप पकौड़े बनाएं, सब चीज़ें एयर फ्रायर में बहुत प्यारे तरीके से बन जाती हैं, ठीक है। सो आपने इतनी बोरिंग इफ्तारी भी नहीं करनी कि आप सुने कि कैरी रोटियां खाओ बैठ के, इंजॉय भी तो करना होता है, करें इंजॉय। चॉइस ऑफ फूड, अगेन वही बात, चॉइस ऑफ फूड मैटर्स अ लॉट। तो ये रमज़ान में भी क्या फूड के बहुत स्पेसिफिक ट्रेंड्स बने होते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं? अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी जब तक अफ्तार के टेबल पे फ्राइज़ नज़र नहीं ना आते तो मेरी भी अफ्तारी अधूरी होती है। बस कमज़ोरी है कि फ़्राइज़ लाजमी हो, बाकी कुछ हो ना हो। एयर फ्रायर में फ्राइज ठीक भी है। बन जाते हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं। अच्छा, फ्राइज में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पोर्शन फ्राइज कर लें। अच्छा, अगर स्नैकी टाइप भी आपने करना है ना अपना इफ्तार, तो आप ये करें, आप जो है वो थोड़ा सा 2 रोल खा लिए, ठीक है, इतने से फ्राइज खा लिए, साथ आप मशरूब और पीना है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपको लगता है मुझे कंट्रोल करना मुश्किल है, इफ्तार के बाद वाला जो ड्रिंक है ना, स्टीविया डाल के ना कुछ भी ड्रिंक बना लें, ठीक है, या दूध सोडा बना लें, शुगर फ्री। जो हमारे पास सोडाज आते हैं, शुगर फ्री सोडा लिया, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, आधा दूध आधा सोडा, अंदर चिया सीड्स डाल दें। जब नमाज पढ़े होगे ना, आपको चिया सीड ने जो बल्क आपको देना है ना मैदे में, तो एक तसल्ली वाला एलिमेंट ही चाहिए पाकिस्तानी को। तो मैं भी लाइक एज अ डाइटिशियन ये चीज़ देख रही होती हूँ कि पेशेंट को तसल्ली कैसे देनी है, क्योंकि लोग इतना भी तंग नहीं करते कि फूड अगर उनको अच्छा दे दो ना खाने को, खा लेते, कोई मसला नहीं होता। तसल्ली आके पहले आ जाए चिया सीड्स और दूध सोडा से। सोडा के अंदर कार्बोनेटेड है, तो एक दफ़ा गैस की फीलिंग से स्टमक भरा हुआ महसूस होता है। उसके साथ आपने फ्रूट खाया होगा, खजूर ली होगी और सोडा पिया होगा और चिया सीड्स डाल के पिया होगा, इतने में मेजर आपका बड़ा अच्छा चंक ऑफ स्टमक भर जाना है। उसके बाद अगर आप एक रोल और इतने से फ्राइज खा भी लेते हो ना, उसके बाद सीधा फिर देन अब कार्ब्स नहीं लेने। अब इसके बाद नहीं कि अब रोटी भी मैं खाऊंगा, मैं प्रोटीन भी उन्होंने कहा था, ये कार्ब हो गया। अब अगर आलू खाने हैं तो उसके बाद आप आ रहे हैं सीधा चिकन को ग्रिल करें, चिकन को जो मर्जी करके खाएं। 100 तरीके हैं, 100 रेसिपीज हैं चिकन बनाने की। तो चिकन के लिए साथ सैलड ले लें, आपकी इफ्तारी होगी। अब ये स्नैक इफ्तारी है, जो मतलब कन्वेंशनल इफ्तारी नहीं कि रोटी सालन टाइप। तो ये वाली आप खा के भी तसल्ली जो है ना दिमाग की, वो दे सकते हो बड़े आराम से कि हाँ मैंने कोई बहुत देसी चीज़ नहीं खाई, मैंने स्नैक की इफ्तारी की है। कहते हैं कि हम लोग सहरी के अंदर जो है एप्पल विनेगर ऐड कर लें, हम लोग जो है वो चाय कॉफ़ी के कुछ लोग शौकीन होते हैं, दही भी चल रहा होता है और साथ लस्सी भी चल रही होती है। तो इसके बारे में बताएं, क्या ये एक हेल्दी चीज़ है? देखिए, लस्सी भी हेल्दी है, दही भी हेल्दी है। एप्पल साइडर विनेगर में इतना औखा होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वो भी लें। ऑलरेडी अगर आप एक अच्छे लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वेट लॉस की बात करें, एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरे दिन में आप लेटे नहीं पड़े हुए थे, बेड पे नहीं पड़े हुए थे, आप थोड़ा बहुत चल फिर रहे थे, सहरी इफ्तारी आपकी अच्छी मैनेज थी, कैलोरीज आपकी बहुत हाई नहीं थी, यू विल बी एबल टू लूज़ वेट। आपको कोई एक्स्ट्रा टोटका करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक दही और लस्सी की बात है, तो 1 गिलास लस्सी और 3-4 टेबल स्पून दही, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन है कितना किसको अलाउ करना है। तो अगर 3 जनरल बात की जाए तो 3 चम्मच दही और 1 गिलास लस्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ली जा सकती है, बड़े आराम से ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि इवन रोटी, अंडा, लस्सी, 2-3 चम्मच दही, बिल्कुल सही सहरी है ये। मुझे ये बताएं कि ये तो हमने सहरी बता दी कि एक अच्छी सहरी इस तरह हो सकती है और अफ्तार में आप ये खा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो रमज़ान के अंदर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पतले भी हो जाएं, एक अच्छा मौका है कि हमने फास्टिंग तो करनी ही है लेकिन हम साथ ही पतले भी हो जाएं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, वेट लॉस जो ना इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये ना एक हार्मनी है बिटवीन व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच फिजिकली एक्टिव यू आर। हमारा मसला ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ना डेली बेसिस भी, रमज़ान तो छोड़ो, रमज़ान में लोगों ने हिलना नहीं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं कॉल्स करूँगी ना, जब पेशेंट्स आएंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन होगी, हॉस्पिटल हो गए, सबको मैं ये पूछूंगी, मतलब पहला मेरा ये होता है कि चल फिर लोगे ना, प्लीज़ चल लेना इसको। हम रमज़ान को बहुत एक ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई मैं तो खा ही नहीं रही, मैं तो लूज़ होगा। चलना फिरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में खुराक डलती है इन अकॉर्डेंस विद कितना चल रहे हो आप। जब चलना फिरना नहीं है तो खुराक उस हिसाब से कम करनी चाहिए। पर मेरा क्या होता है तरीका, मैं पेशेंट कैसे देखती हूँ, मैं कभी भी डाइट से डेफिसिट में नहीं लेके जाती। मैं ये नहीं कहती कि फाके करा दो पेशेंट को, बस मतलब रो पिट के फिर लूज़ हो ही जाता है, फिर सेहत भी कुछ नहीं रहती। मुझे ये बहुत होता है कि लूज़ करने के बाद ना पेशेंट को ये ना कहें लोग कि भाई कमज़ोर लग रही हो, वो कहें कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लूज़ किया, लाइक विद कंप्लीट हेल्थ एंड ग्लोइंग फेस। हर चीज़, लड़की को सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लड़कियों से पतला नहीं होना होता, उसको होता है बाल भी वहीं रहे, सेहत भी वहीं रहे, चेहरा भी वहीं रहे, ये नहीं कि कमज़ोर लगो आप। तो उसमें ना फिर पता है बैलेंस होता है बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड फूड। अगर आप फिजिकली अच्छा एक्टिव हो तो फूड उस हिसाब से लेना है आपने। ये सिंपल सा मैथ है, नॉर्मल डेज का भी और आपके
इवन रमज़ान में भी आप 2 मील्स ले रहे हो, हालांकि पूरा दिन आपका कंप्लीट फाका चल रहा है। और जो मैंने बताया इंटरेस्टिंग एक और बात बताऊँ, जिस तरह मैंने बताया उस तरह भी अगर आप लो और फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो हो तब भी लूज़ नहीं करोगे, आपको स्टक हो जाएगा या हार्डली 1-8 kg लूज़ हो जाएगा। यू वॉन्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आप 2-3 kg को नहीं कहते, ट्रांसफॉर्मेशन आप कहते हो कि तरफ 5-6 kg गिराओ, जब 2 इंच कम हुए हो 1 महीने में, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब भी हरगिज़ ये नहीं कि आपको मैं कहूँगी जिम चले जाओ, बड़ी बड़ी कोई औखी चीज़ें कर लो। जस्ट 40 मिनट्स वॉक, दिन में अपने ऊपर इतना तो रहम हम कर ही सकते हैं कि 24 घंटे 24 आवर्स में से 40 मिनट्स आप निकाल लें, दैट्स इट। इतना आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपकी बॉडी को सिर्फ खुद से। तो 40 मिनट्स वॉक, ब्लैक कॉफ़ी पिएँ, 40 मिनट्स वॉक करें। ब्लैक कॉफ़ी एक एनर्जी भी दे देती है वॉक के लिए, तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, वो लिया करें, साथ 40 मिनट्स वॉक करें। एंड देन जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उन्हीं को बैलेंस करें। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत जनरल बताई हैं, इंडिविजुअलाइज भी होती हैं, जैसे PCOS हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बहुत कॉमन बीमारियाँ बनती जा रही हैं आजकल, ब्लड प्रेशर के लोग हो गए। पर देन अगेन अगर आप नॉर्मल डाइट को हेल्दी कर लोगे ना, जैसे मैंने कहा स्नैक करें पर तरीका कार बनाने का उसको बदल लें। अब चिकन भी चिकन ही रहता है, अब उसको डीप फ्राई करके आप क्रम्स लगा के आप उसको वो जिंगर बना दे तो अलग बात है, ठीक है। ये बात गलत है। चीज़ों में जायके का प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ों के जायके वहीं के वहीं रहते हैं। रेसिपीज़ बदलें, कुकिंग मेथड बदल लें, सब चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। डाइटिंग करने वालों का हरगिज़ ऐसे नहीं होता कि बेचारे रो रहे होते हैं और डिप्राइव्ड, मतलब फूड डिप्राइव्ड होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हाय अल्लाह हम कितनी बदजायका गंदी चीज़ें खा रहे हैं। डाइटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस और बड़ी अच्छी इसकी रेसिपीज़ अपनी होती हैं। हमें बस वो जो कन्वेंशनल एक तरीका हमारा बना हुआ है, हर चीज़ को तल दो। मतलब जिस तरह हमारा पराठा बनता है ना, मैं उसको तली हुई रोटी कहती हूँ। अंदर भी है ऑयल, बाहर भी ऑयल, मतलब ऑयल से भरा होता है। मतलब अगर आप अंदर लगा रहे हो तो बाहर नहीं लगाओ, और अगर बाहर लगा रहे हो तो अंदर नहीं लगाओ। वो इतना उसमें ऑयल, चमचों के हिसाब से उसमें ऑयल डलता है। मतलब 1 चम्मच अंदर देसी घी लग रहा है, फिर 1 चम्मच एक तय को लग रहा है, फिर दूसरे चम्मच नीचे बनाते हुए दूसरी को लग रहा है। अब इतने चम्मच ऑयल लेकर पराठा खाने के बाद तो आम बंदे को तो पूरा दिन भूख ना लगेगा। फिजिकली अगर आप एक्टिव हो तो ना, बहुत अच्छे आप इवन पराठा खा के भी वेट लॉस कर सकते हो। पराठा तो तरीके से बनाना सीख लें अगर हम, तो इन्होंने पूरा तलना शुरू किया, वो काम ना करें। सो फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है तो उस हिसाब से अगर आप इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एक्टिविटी आप डाइट ले रहे हो तो यू विल बी एबल टू लूज वेट। एक सिंपल पैरामीटर है चेक करने का, अगर हर हफ्ते आपका 1 kg लूज होना चाहिए, ठीक है। 1 kg यू शुड बी लूजिंग एवरी वीक। और उसमें भी अगर आपको लूज नहीं हो रहा तो एक स्टेप टेक अ स्टेप बैक और असेस करें कि पूरा हफ्ता आपने क्या खाया था और फिजिकल एक्टिव आप कितना थे। अगर आपको लगता है मेरा खाना ठीक था, कि मैं इतना ख़राब नहीं खा रही थी, मतलब ठीक था, घर का खाना था, पोर्शन अच्छा मैं लिया था, इसका मतलब है आपका फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से प्रॉब्लम था। और नॉर्मली जो मैं पेशेंट्स देखती हूँ ना, मेरे इस 8-9 साल के करियर में मैंने ये देखा है, लोगों का मसला फिजिकल एक्टिविटी से आ रहा होता है। वॉक हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते कि मैं तो बहुत चलती हूँ, मैं काम खुद करती हूँ, मेरा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा है, मैं घर के सारे काम खुद है, पोछा लगाना, सफाई करना, झाड़ू करना। ये तो नॉर्मल चलते फिरते जानदार बंदे की निशानी है कि अपने काम खुद कर रहा है। इसको हम उस वाली फिजिकल एक्टिविटी वेट लॉस वाले में काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 40 मिनट्स खुद को देने हैं। तो अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हो, घर की डाइट ले रहे हो, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऑयल का ध्यान रख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स को वेल मैनेज कर रहे हो, प्रोटीन अच्छा ले रहे हो, टाइमिंग आपके खाने के अच्छे हैं, तो फिर फिजिकल एक्टिविटी ठीक करने से यू विल बी एबल टू लूज वेट इन रमज़ान। तो रमज़ान में फिर फिजिकल एक्टिविटी किस टाइम आप समझती हैं कि दी बेस्ट टाइम? आप अफ्तारी के ना 2 घंटे बाद कर सकते हैं, ठीक है। आपने भरे पेट से नहीं फिजिकल एक्टिविटी करनी होती, वॉक शॉक करनी है, जो भी करना है आपने भरे पेट से नहीं करना, वो आपको प्रॉब्लम में ले जाएगी, दर्द होगी, नहीं हो ही नहीं पाएगी इनफैक्ट। तो खाली पेट आप कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में भी अगर आपका लेट्स से डिनर है 8 बजे तो आप 7 बजे कर सकते हैं। इफ्तारी से आप फ़ौरन पहले भी कर सकते हैं। रमज़ान में तो खैर किसी भी टाइम कर सकते हैं, आपको जब भी फिजिबल हो, जब भी ईजी लगे। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग इफ्तारी से पहले कर रहे होते हैं, बिल्कुल इफ्तारी से पहले कर ली, जैसे करके वॉक शॉक करके साथ इफ्तार वगैरह खाना खा लिया, ये वाला तरीका भी बड़ा अच्छा काम करता है। और उसके अलावा दूसरा ये है कि आप इफ्तार किया, इफ्तार का भी बेसिक पैटर्न यही रखें कि खजूर वगैरह फ्रूट जिस तरह मैंने बताया वैसे खाया, नमाज ब्रेक दी, मेजर मील लिया, और अब बस पानी पीना है या वॉक शॉक करनी है, ये बार मंचिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसमें वरना फिर वॉक का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जब भी आप मतलब करने के बारे में सोच रहे हो तो 15 मिनट पहले आपने कोई चीज़ टुक के खाई होती है। तो रमज़ान में बहुत मसला होता है। सो एक दफ़ा मेजर मील अच्छा सा लें, 2 घंटे अच्छा डाइजेस्ट होने का टाइम दें, एंड देन उसके बाद वॉक करें, कोई मसला नहीं है। मतलब आप अफ्तार के फ़ौरन 2 घंटे के बाद आप वॉक कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर आप खाना खा लो। वॉक से पहले खाना खाना है, वॉक से पहले फिर तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर तरावी का टाइम आ जाना है, और उसके बाद फिर वो 11 बज जाते हैं तो करते करते, फिर उस वक्त नहीं करनी। एंड देन
रेस्ट बहुत ज़रूरी है बॉडी को देना। रमज़ान में बहुत बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये सोते ही नहीं है कि क्या सोएंगे, क्या दोबारा उठेंगे। हाँ, हम तो सहरी ओहो, करके रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं जितना एम्फोसिस करूँ ना उतना कम है। 50% ऑफ वेट के इश्यूज़, बॉडी के इश्यूज़, हेल्थ के इश्यूज़ सारे आते ही टाइम से ना सोने से हैं। और वही बात है, रमज़ान इतना अच्छा टाइम पीरियड है, अल्लाह ने इसमें रोज़े रखने का, अंधाधुन रोज़े रखने का नहीं कहा था, इसमें सब्र और नज़्म ज़ब्त और रूटीन्स और ये चीज़ें सिखाने के मतलब ये सीखनी थी हमने। अल्लाह ने ये सीखने का कहा था, हमारा कंप्लीट उल्टा चल रहा है। सब्र पहला यही आता, हमारी भूख हड़ताल चली, मतलब नमाज़ें पढ़ ली और रोज़ा रख लिया, बस रूटीन हमारी पता नहीं कहाँ पहुँची हुई है। रात को अच्छे टाइम से सोएं, सुबह ज़रा सहरी से ज़रा कोई आधा घंटा पहले उठें, कोई कुरान पढ़ें, कोई नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद तहज्जुद पढ़ने का टाइम होता है, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, आप सहरी करें कि अच्छा टाइम बनता है। इफ्तार करें, तरावी के बाद फ़ौरन सो जाएं। मतलब तरावी इतना अच्छा आपका स्टमक हल्का कर देती है ना, वॉक थोड़ी सी वॉक ही हो, तरावी पढ़ें और उसके बाद आप सो जाएं। एक अच्छा स्टमक भी ईजी होगा, आपको नींद बहुत प्यारी आएगी। भरे पेट सोना, वैसे भी बहुत से लोगों को नींद के मसले होते हैं, उसमें भी बेसिक इशू ये भी आ रहा होता है कि वो खाने मतलब सोने से थोड़ी पहले खा रहे होते हैं और डायजेशन की वजह से बॉडी को थोड़ा सा अनईजी फील करते हो, नींद सही से नहीं आ रही होती। या नींद की स्लीप क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। खाली पेट या ऑलमोस्ट एम्प्टी पेट जो स्लीप क्वालिटी होती है ना, उससे अच्छी कोई नहीं आ सकती। भरे पेट से स्लीप आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी हो सकती, क्योंकि बॉडी अपना काम कर रही होती है, आप बॉडी एट ईज नहीं होती। इसलिए आपने जब सोना कोशिश करें सोने से 3 घंटे पहले तक खाना खाया हो, उसके बाद सो जाए 3 घंटे बाद। और रमज़ान में इतनी प्यारी ना रूटीन बनती होती है कि इफ्तारी की पूरा मेजर मील लिया नमाज के बाद, और उसके बाद आपने थोड़ी सी वॉक की, और उसके बाद तरावी का टाइम आ गया, तरावी पढ़ी और आप सो गए। इतने में 10, 11 हो जाने और आपने सो जाना है। सोएं और उसके बाद फिर दोबारा सहरी के टाइम उठें, अच्छी नींद बनती है। नमाज का टाइम है, इबादत का टाइम है, सारे टाइम आपके सेट हो जाएंगे। तो उस रात को बैठ के मूवियाँ देखनी है ना, वो वाला काम जो है आपकी हेल्थ जो गेन करने का वक्त था आपके पास 1 महीना रमज़ान का, वो आपको फिर निकल जाएगा। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि अगर कोई मतलब ये चाहे कि मैं रमज़ान के अंदर अपना वेट जो है वो कम कर लूँ, तो वो कितने केजीज़ कर सकता है गारंटेड? 4 to 5 kg बड़े आराम से गारंटेड हो जाता है, वेरी इजीली हो जाता है। 4 kg मतलब तकरीबन स्टार्टिंग जो अगर जो लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें उनके तो फिर वाटर रिटेंशन और वो चीज़ें बड़ी निकलती है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन बड़ा कुछ निकलता है। 2-2 इंच आराम से अच्छी फिगर होगी आपकी ईद पे, नोटिसेबल, कि लोग कहेंगे वाह मतलब अच्छा लग रहे हैं इंचेस रिड्यूस हुए हैं आके। तो अगर करने हैं तो फिर ये तो करना पड़ेगा, मतलब रूटीन फॉलो कर लो तो 4 से 5 केजीज आप बहुत इजीली गारंटेड निकलता है। पर देखिए वही बात है, रूटीन चाहिए बॉडी को, गिमिक से छोटे छोटे टोटके वगैरह। मुझे पता है क्या होना है, रमज़ान से पहले इतनी रील्स आनी है, रमज़ान में ये कर लो, ये टोटका कर लो, वो टोटका कर लो। टोटकों का नाम ही नहीं है लाइफस्टाइल में। डाइटिंग नहीं होती ऐसे। लाइफस्टाइल आप नहीं ठीक करोगे जब तक, तब तक आपके रूटीन और इश्यूज ठीक नहीं होंगे। हेल्थ जो है ना, ये बड़ा छोटा सा वर्ड है, पर इसका मतलब है कि हेड टू टू बॉडी की हम बात कर रहे हैं। वो एक टोटका करने से कैसे ठीक हो सकते, खुद से सवाल करें ना। टोटका करने से पहले खुद से पूछे तो सही। मतलब एक फलाना ज़ीरा पानी पी के, ज़ीरा वाटर लेके, कोई कावा सा वियर्ड सा बना के वो पी के, हाउ कैन यू लाइक एड्रेस द होल बॉडी? हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि पूरी बॉडी को आपने डैमेज भी ढेरों ढेर खाना खा के किया था। वो एक कहवा कैसे करेगा, एक कोई चीज़ कैसे करेगी? लेट्स से कोई कहवा के कोई चीज़ आप निकाल लेते, कोई टोटका जो वाकई शायद मे बी कोई एविडेंस बेस्ड हो, जिसका वाकई कोई मेडिसिनल इफेक्ट हो, कोई करता हो। पर देन अगेन ये चीज़ें हेल्पर्स होती हैं ऑफ द डाइट, दे कैन नॉट बिकम द प्राइमरी थिंग। क्या आपको अभी आने से पहले मुझे किसी ने क्या ब्लैक स्पाइडर के नाम से कोई यूएस में कोई सप्लीमेंट है, पता नहीं क्या था। अभी मैं थोड़ी देर पहले वो मैसेज देख रही थी, इंस्टाग्राम पे मुझे आया हुआ था कि इसके बारे में बताएं, वेट फैट बर्नर है ये, तो वो तो मैं आप लिटरली यहाँ आने से पहले मैं मैसेज रिप्लाई करके आई कि फैट बर्नर्स ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई चीज़ है, कोई जाएगी बॉडी में फैट कट खाना शुरू कर देगी, ठीक है। कोई फैंसी सा खौफनाक सा नाम रख के ऊपर स्पाइडर की काली तस्वीर चिपकाई हुई थी, पता नहीं क्या ही सप्लीमेंट था, हॉरिफाइंग से कुछ लग रहा था मुझे। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ये करने की बजाय डाइट पे आए ना वापस, जिस चीज़ से ख़राब हुआ प्राइमरीली वो तो करनी पड़ेगी ना ठीक। आप ये कहो कि भाई मैंने मेजर ठीक नहीं करना, मुझे कोई एक कैप्सूल मिल जाए, ऐसे होना ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। कोई भी अगर कोई सप्लीमेंट इन द मार्केट अवेलेबल है अभी, तो वो हेल्प ज़रूर करेगा। 10%, 20%, मतलब डाइटिंग करते हुए 20% हेल्प भी किसी जगह से कोई चीज़ हाथ थाम ले, आपका बड़ा फ़ायदा होता है। पर देन प्राइमरी चीज़ ये नहीं है। सप्लीमेंट्स 20% ऑफ द टाइम आपकी 20% ऑफ पार्ट ऑफ योर डाइटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। बाकी मेजर इज़ कमिंग फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी एंड आपकी खुराक। अगर अच्छा खा नहीं रहे,
कोई सप्लीमेंट क्या ही कर देगा। डायबिटिक मेरे पास आता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दबा के इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है उनको, मैं उनसे कहती हूँ डाइट इंप्रूव करो, वॉक करो, फलाना सप्लीमेंट ले लो। वो कहे ये दोनों नहीं करना, सप्लीमेंट पे सारा जो है उसके कंधों पे सारा बोझ डाल देते कि नहीं दवाई गोली से क्यों नहीं ठीक हो रहा। सप्लीमेंट तो बेचारे मासूम से होते हैं, दवाइयों से मेटफॉर्मिन से आपका ठीक नहीं हो सकता अगर आप डाइट और वॉक अपने ठीक नहीं करेंगे तो। जब भी डायबिटिक पेशेंट जो डायबिटीज़ जिनको है वो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता होगा इस चीज़ से, वो रिलेट कर पाएंगे। डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई देने के बाद कहता है खुराक से ही करो, या डाइटिशियन का नंबर दे देते हैं, राब्ता दे देते हैं, या कहते हैं जाके खुराक ठीक करें अपनी, क्योंकि दवाई की भी एक हद तक हिम्मत है ना, वो कितना ही जाके आके बॉडी में चीज़ ठीक कर देगी। प्राइमरी चीज़ प्राइमरी रहनी है। तो वेट लॉस में अब देयर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेस जिसमें प्राइमरी चीज़, और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो गया, प्राइमरी जो चीज़ आएगी उसमें अनलेस कोई बहुत कोई मसला हो गया, पर अगर प्राइमरी अगर आप उसकी इंटरवेंशन की बात करें, आपके पास डाइट ही आनी है। डॉक्टर को जाएं, दिखाएं, ब्लड रिपोर्ट आ गई, कोलेस्ट्रॉल हाई है, इधर डॉक्टर के पास जाएं, अगर उसे दवाई देनी है वो जज कर लेगा, असेस कर लेगा, वो दवाई देगा। देन उसके बाद दवाई एक हद तक ही उसकी हेल्प कर सकेगी, ठीक है, उसकी डैमेजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, उसने और जो डैमेजेस करने हैं उससे बचाएगी। पर अगर आप डाइट ठीक नहीं करोगे, कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता रहेगा, या दवाई की वजह से वो स्टक हो जाएगा वहाँ पे, बट डैमेज हो रहा है वो नहीं कभी आप ठीक कर पाओगे, क्योंकि आपका हाई जो है अगर खुराक की खराबी से हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है, डायबिटीज़ हुआ है, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज का आपको मसला है, ये तो बहुत कॉमन मैंने मसले जो पाकिस्तान के बताए हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला। सो ये वाले इश्यूज अगर आप डाइट ठीक नहीं करें तो नहीं हो सकते ठीक। सो अगर आप कोई गिमिक या टोटका या रमज़ान से पहले कोई रील्स देखने पे आपका फोकस है कि मैं कुछ देख लूँ, मुझे कोई बंदा कोई शॉर्टकट बता दे, ये शॉर्टकट का नाम है ही नहीं। आपको ज़ीरो से चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी हेड टू टो इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, जिसको आप एक आध कावे से ठीक नहीं कर सकते। आप मुझे कोई ऐसे 2 या 3 टोटके बता सकते हैं जो रमज़ान में बहुत गलत फॉलो किए जा रहे हैं? अच्छा, एक तो ओवर एम्फेसिस ऑन कावे, रैंडम कावे, मतलब पता नहीं क्या क्या डाल के ना, मतलब उस कावे में मुर्गी डालने की दिल है, चिकन कढ़ाई बन जानी है, तो इतना मसाला उस कावे के अंदर, आई डोंट नो कहाँ से निकला है ठीक है। सो ये तो बेजा एम्फेसिस ऑन कावे। देन एक और बड़ी डेंजर सी चीज़, ये मेरे हॉस्पिटल में इंटरेस्टिंग बात है, एक डॉक्टर कर रही थी, ये जूस फास्टिंग है, वाटर फास्टिंग, कि रमज़ान है और अच्छा कम हो जाएगा, पूरा दिन या जूसेस लाइक सॉलिड्स निकाल दिए, पूरा दिन जूसेस पीते रहे, पूरा दिन पानी पीते रहे। तो वो तो खैर वाटर फास्टिंग कर रही थी और चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, डॉक्टर्स तो नहीं सर्वाइव कर सकते इस पे। तो मुझे पूछती बताओ मैं इसमें और क्या बेहतर करूँ। मैं कहा कि बेहतर इसमें बेहतर नहीं कुछ करना है, इसमें खुराक डाले इस पानी के अंदर, ठीक है, इसी पानी के अंदर चिकन डाल के कोई यखनी बना के पिए, ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो एक्सेसिव ये एक्सट्रीम डाइट्स की तरफ चले जाना, बिकॉज देन अगेन डाइट वेट लॉस जो है ना, उसमें ये वाली डाइट की टाइप्स काम नहीं करती हैं, ये ओवरऑल ही आपको बेहतर करनी पड़ती हैं चीज़ें। जूस फास्टिंग होगी, कैबेज सूप डाइट भी बड़ी बड़ी तमाशा निकली होती है। जब मैं मतलब ग्रेजुएट जब हुई थी, काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ ये, तो तब कैबेज सूप डाइट एक होती थी, या कंप्लीट सूप डाइट, या यखनियाँ बहुत पी जाती थी, पूरा दिन बस यखनी पीते रहे, पूरा दिन जूसेस पीते रहे, पूरा दिन पानी पीते रहे। ये वाली डाइट से रमज़ान में बहुत निकलती है, क्योंकि लोगों को होता है कि मजबूरन बीच में तो खाना नहीं है, जो 2 खाने बचे हैं ना उनमें भी कुछ कर लो ऐसा ना कि बस बहुत अच्छा काम हो जाए। मैं कहती हूँ अगर कम हो भी गया तो आपको क्या लगता है नहीं कमज़ोरी होगी। अगर अल्लाह ने खुराक बनाई है खाने के लिए तो उसका कोई फ़ायदा होगा ना हमारी बॉडी के अंदर, सब चीज़ें खाने का कोई फ़ायदा होगा ना। आप सिंपल सिर्फ फ्रूट्स पे आ जाएं, अगर लेट्स से आप फ्रूट्स ही ले रहे हो पूरा दिन, जूस बना रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, फ्रूट चाट खा रहे हो, जूस बना रहे हो, जितना भी ले रहे हो, कहाँ है प्रोटीन, कहाँ है फ़ैट। प्रोटीन और फैट के अपने फंक्शंस है बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर, वो कौन परफॉर्म करेगा। फिर हम चले जाते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ कि भाई अब चूंकि वहाँ कमज़ोरी हो रही है, अच्छा सप्लीमेंट्स बहुत से लोग खाते हैं, रमज़ान में खाने शुरू कर देते हैं क्योंकि कमज़ोरी हो रही होती है ना। सप्लीमेंट मल्टीविटामिन्स में जाने से पहले ना एक दफ़ा अपनी डाइट में प्रोटीन चेक करके देख लें। आप प्रोटीन सीधा कर दो, मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है, ठीक है। मल्टीविटामिन का भी बेजा इस्तेमाल का, हल्की सी वीकनेस हुई, डाइट को नहीं देखा हमने, बस गोली खानी शुरू कर दी, तो वो उससे भी फ़ायदा होता ही नहीं है कोई। मल्टीविटामिन हेल्प करते हैं, वो डिफरेंट केसेस होते हैं। वो ये नहीं कि मैं बस लेज़ी हूँ, मुझे अपनी डाइट का पता ही नहीं, मैं प्रोटीन खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा, तो मल्टीविटामिन खा लेता हूँ उससे फ़ायदा हो जाएगा, नहीं होगा फ़ायदा। टेम्प्रेरी शायद थोड़ी देर के लिए हो जाए, प्राइमरी आपकी प्रोटीन आपकी लो चल रही है बॉडी, क्रॉनिकली आप लो चल रहे हो प्रोटीन में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था और एक बच्चों पे हुआ था, जिसमें था कि पंजाब और सिंध 2 बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के, इनमें 10 में से 9 बच्चे, मतलब कह रहे हैं एवरी बच्चा ही हो गया, डाइट में प्रोटीन कम है। प्रोटीन कम होने की वजह से ना आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। डाइट में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं उनके बच्चों के जो आयरन दे सकें, क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को इसके बारे में ना। हम जब तक गिमिकी और टोटके और शॉर्टकट वाली मेंटालिटी से नहीं ना निकलेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, एक ये नहीं होता कि मैं घर में कोई फादर या मदर कोई टोटका फॉलो कर रही है, एक मेंटालिटी बन जाती है,
ठीक है, वही आपकी चीज़ बच्चों पे आनी है। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, आप बच्चों को भी डाइट की और हेल्थ के शॉर्टकट्स ही समझा रहे हो, बेसिकली बच्चे भी देख रहे होते हैं सारा कि व्हाट इज़ माय मदर डूइंग। माँ को या बाप को जिम जाते देखें छोटी उम्र से, वो माँ को ट्रेडमिल करते देखें, हेल्थ पे फोकस करते देखें, कहीं बोलते देखें कि बेटा टू मच शुगर हो गया आज पूरे दिन में, मत खाओ, अब ये चॉकलेट एक खा लें दिन में, रात को नहीं मिले, टू मच शुगर हो गया। या एजुकेशन जो बच्चों को हम दे रहे होते हैं, उल्टा हमने उनको क्या एजुकेशन देनी है, हम तो खुद टोटकों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल जब तक ऐसा। हम टोटका मेंटालिटी से नहीं निकलेंगे ना, हम अपनी सेहत जो है वो ठीक नहीं कर सकते। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ। मेरे साथ जो लोग इस बार जो 30s में चल रहे हैं, सारे यहीं पर ही, हम सबने इकट्ठे ही ओल्ड होना है। ये सारी बातें ना टाइम के साथ समझ आएंगी, टाइम के स्पेशली साथ जब जब हमारी जनरेशन जो है, जो मेरा वाला एज ग्रुप है, जब 40 हिट करेगा ना, ये जो डेफिशिएंसीज है ना, इन्होंने दर्दों में तब्दील हो जाना है, दर्दों में, बीमारियों में, तब फिर मसला है। क्योंकि बॉडी की एक हद की डैमेज आप रिवर्स कर सकते हो और बाकी आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब किसी को फॉर एग्जांपल घुटनों के मसले हैं, डॉक्टर कहता है सर्जरी है, कोई कुछ करना है आपके घुटने को, या कमर के मसले होते हैं लोगों को, बहुत सर्जरीज लोगों कही जाती हैं। क्रॉनिकली हैवी वेटेड किस्म की बॉडीज़ होती हैं और उस पे घुटने जो हैं, और क्योंकि 40 के बाद वैसे हमारी हड्डियों ने नेचुरली भुरना शुरू कर देना होता है। भुरी हुई हड्डी पे पहले वो नेचुरली वो है भुर रही है, विटामिन डी कैल्शियम डेफिशिएंसी हमें चल रही हैं, पता ही नहीं है, उसका कभी टेस्ट ही नहीं करवाए, उसके ऊपर वेट ज़्यादा है, बताएं अब हड्डी का क्या बनेगा, हड्डी कैसे ठीक होगी। फिर हम कहते हैं वो तो डॉक्टर ही अच्छा नहीं था, उसके पास गई, उसकी दवाई से फाका नहीं हो, बेचारे की दवाई से क्या फाका हो, वेट ही इतना ज़्यादा है, हड्डी बेचारी की मत बजी पड़ी है, वेट उठा के लोअर बैक। बिल्कुल ऐसे। तो फिर लोअर बैक अभी और क्यों ना फिर- दर्द करे। फिर हम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि हमने वेट जो बढ़ाया, कोई 80 85 90 किलो किया हुआ है ना, वो बस एक मंथ के अंदर सारा 40 साल वापस आ का जाए। 40 साल का, क्योंकि उसके ठीक है। बाद क्या आता है, उसके बाद जिम्मेदारी हम डालते हैं एक डॉक्टर के कंधों पे, एक डाइटिशियन के एक कंधों पे, dietitian और दोनों में से हुए ना वो डाइटिशियन ना वो डॉक्टर चंगा सी, उसी गोली खाई तो फायदा नहीं, उसी खुराक खाई तो फायदा नहीं हो रहा। सही आपका बात है। 40 साल पुराना वजन था, एक दिन में नहीं जाएगा आपको लाइफ। वही बात है, लोगों से कहो ना कि खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे पेशेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मे भी शायद थ्रू इंस्टाग्राम आए होते हैं, तो उनको भी एक दफ़ा पहले सेंस होती है कि किस तरह की चीज़ें मैं उनको समझा रही होती हूँ या कह रही होती हूँ डाइटिंग की करो। तो अब तो मेरा ख्याल है शायद अवेयरनेस भी आ गई है कि लोगों को समझ आ रही है कि लाइफ स्टाइल बेहतर करना पड़ेगा, नहीं, टोटकों अब से काम नहीं काफी चलेगा। लोग इस साइड पे आ रहे हैं। मुझे लगता है ये जो हम भी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये जो इस तरह के मीडियम्स हैं हेल्थ वाइज जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी ना इसमें बड़ा रोल है कि बहुत सारे लोग ना अब इस ट्रैक पे आ गए हैं। खाने वक्त सोचते जरूर हैं कि हम क्या खा रहे हैं। हाँ मतलब जी, एक सोच समझ कम्युनिटी के एक सोच समझ के कम्युनिटी खाना ऐसी है कि चाहिए। बिल्कुल और इसमें बिल्कुल भी है, अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि डाइटिंग ना ये अमीरों का चोंचला है, कि अमीर लोग ही हैं वही खा सकेंगे, वही अफोर्ड कर सकेंगे। भाई चिकन हर किसी के घर में बन रहा है, चलो वो भी नहीं बन रहा, दाल बन रही है ना, आप कुछ तो खा रहे हो ना। अब जो खा रहे हो ना उसी को थोड़ा सेंसिबली खाना शुरू कर दो। दिस इज व्हाट डाइटिंग इज। और कुछ भी नहीं है, ये कोई एवोकाडोज का नाम नहीं है, ना मैंने कभी किसी को एवोकाडोज लिख के दिए हैं, अनलेस को पेशेंट बाहर का हो, वो खुद कहता हो कि मैं खाता हूँ ऐसी चीज़। मैं कभी सिर्फ गई भी नहीं, मुझे पेशेंट कह रहा हो ना, स्पेशली अगर फीमेल हो कि मैं जिम जाऊँगी, मैं घंटा जिम जाऊँगी, और मुझे जिम ही बताएं, मैं उससे हमेशा पूछती हूँ क्या आप लॉन्गर रन कर पाएंगी, अगले 2 साल जिम करेंगी। एंड देन फीमेल्स के पास नहीं होता टाइम। बी रियलिस्टिक, मैं इस बारे में उनसे कहती थी, मैं कहा बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट। या आप अभी अनमेरिड हो तो आप कर पा रहे बिकॉज यू आर फ्री, या अभी आपको नया नया जोश है, आप मैरिड हो पर आपको नया नया जोश है डाइटिंग का, आपको अब कर पा रहे हो, आप छोड़ दोगे। वो चीज़ कभी ना करो जो आज की और कल छोड़ी, परमानेंट चीज़ करो जो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सके। और लाइफस्टाइल में डाइटिंग लाना आम इंसान को बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे मैं आज आपसे बात कर रही थी इस पॉडकास्ट से पहले, आपने बताया कि आपका डेली डिनर बाहर होता है। हाँ आप डेली डिनर बाहर करती हैं, मतलब एक डाइटिशियन एक न्यूट्रिशनिस्ट वो हमें बता रही हैं कि वो डेली बाहर से डिनर करती हैं, कि मतलब उन्होंने खाना पीना भी बंद नहीं किया। लेकिन माशाल्लाह आप इतनी स्मार्ट हैं 2 बच्चों के बाद भी, जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ मतलब ऑडियंस को समझाने वाली है कि खाओ पियो, जो दिल करता है वो भी खाओ, लेकिन सिलेक्शन आप देखिए, मैं जाके जिंगर या बर्गर्स नहीं खा रही हूँ, तो आपने सिलेक्शन जो है आपके फूड की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाओ अच्छी चीज़ खाओ। मुझे आप पूछे, मैं लाहौर के हर रेस्टोरेंट का आपको सैलड बता सकती हूँ कौन सा सैलड अच्छा है। और सैलड का मतलब ये नहीं होता हमने सैलड को भी इतनी सैड बात बनाया कि हाय सब्जी खाने का कह दिया। सैलड्स आर सो डिलिशियस, आपको बनाने नहीं आते। अगर आपको अच्छे, मैं पेशेंट से कहती होती हूँ, अगर आपको सैलड पसंद नहीं है इसका मतलब आपको बनाना नहीं आता, आपको बनाना नहीं आया। कच्ची सब्जी काट के बोल में फेंक के मिक्स करके खाने का नाम थोड़ी सैलड है। ये तो कचूमर सलाद है जो ढाबों से मिलता होता है। इसमें इनोवेशंस करें, कोई मज़ेदार कोई चीज़ करें। सैलड्स हो गए,
है, सूप्स एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मतलब बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब चिकन की इतनी ऑप्शंस हैं आपके पास, और थोड़ा फैंसी जाना है तो उसे फ़िश की कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब लो से लो में भी और हाई से हाई में भी, हर एक रेंज में ना आपके पास एक हेल्दी फूड ऑप्शन मिल सकती है आपको बाहर जाके भी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि डाइटिंग कर रहे हैं तो अब पता नहीं क्या फ़ाके करने पड़ेंगे और बाहर की दुनिया को तो भूल जाओ, रेस्टोरेंट जाना भूल जाओ। मैं तो पेशेंट से पूछती होती हूँ, मैं पहली कॉल में लाजमी सवाल पूछता हूँ, बाहर कितना खाना खाते हो? तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि नहीं, हर तीसरे दिन बाहर हो रहा होता है। जॉब वाले लोग फॉर एग्जांपल कह रहे होते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन बाहर हो रहा होता है, उनको मैं ये कहती हूँ कि जगह बताएं मुझे, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जाना है आपने। लाहौर का तो मुझे बहुत ही अच्छा पता है। Nice. मैं चीट मील, जिसको लोग चीट मील कहते हैं ना, बाहर से खाना खाने को, वैसे एक चीट मील लफ्ज़ दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो उनसे कहती हूँ कि चीट मील करते हो, मुझे बताओ, मैं हेल्प करती हूँ आपकी, मैं अच्छी चीज़ें बताऊँगी भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी रोज़ा अगर रखना चाहें तो क्या वो रोज़ा रख सकती हैं हेल्दी वे में, और अगर वो रख रही हैं तो उन्हें किस तरह की डाइट ऐड करनी चाहिए? नहीं यार, ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। प्रेगनेंसी में आपने डॉक्टर से पूछे बगैर रोज़ा नहीं रखना, ठीक है। जज्बात में नहीं आना बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी और बच्चे की हेल्थ जो पहले आती है, और अल्लाह ने यहाँ पर थोड़ी सी लीनियंसी भी रखी हुई है हमारे लिए। सो अगर आप प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन भी आप फीड भी अगर करवा रहे हो, तो अगर आपको फील होता है कि आप रख पा रहे हो तो फिर रखो, फिर वरना ना रखो। क्योंकि देखें, लैक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में तो खैर वो तो बिल्कुल एक बात ही ख़त्म होगी ना, वो आपको डॉक्टर ही आपको बताएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ब्लड शुगर लेवल लो होने के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ना आप बेहोश हो जाए, क्योंकि उसमें ड्रॉप बहुत जल्दी करती है ब्लड शुगर। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वो सब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जिसको देखकर फिर बताया जाता है कि आप रोज़ा रखो कि ना रखो। क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी वाले फेज से गुजर रही हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं उनकी। उसके बाद लैक्टेशन भी आता है, फीड करवा रहे हैं जो मदर्स, अगर आप फीड करवा रहे हो तो वो भी डाइट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज इन कि जो डाइटिशियन बताया वो लेना है, खुद से तो आप नहीं रख सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वरना फिर वीकनेस के मसले या लैक्टेशन, अगर फीड अगर कम होगी, देखें बच्चे के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि इस पर जितना मैं एम्फेसिस करूँ कम है। तो इसीलिए रोज़े तो खैर बाद में पूरे हो जाते हैं, और क्योंकि देखिए ऑब्वियसली अल्लाह ताला को भी पता है कि बच्चा एक ग्रोइंग फेज़ का बच्चा है, बच्चे को दूध पीना बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इवन माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एक ये चीज़ है। सो इसीलिए उसमें भी अगर तो आप रखना चाह रहे हो तो कंसल्ट अ डाइटिशियन, कि खुद से आपको न्यूट्रिएंट बैलेंस करने नहीं आएंगे, क्योंकि 2 ही तो मील्स हैं आपके सिर्फ। तो इसलिए या कंसल्ट अ डाइटिशियन, या फिर आप कोशिश करें कि ना रखें। क्योंकि अगर आपको फीड कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या अगर आपने रखा है और आपको लग रहा है कि फीड, क्योंकि खातून को, मदर को खुद ही पता चल रहा होता है कि फीड ऊपर नीचे हो रही है, अगर फीड कम हो रही है तो फ़ौरन आपने वहाँ राइट देन एंड देयर स्टॉप करना है। क्योंकि इसका मतलब है आपकी डाइट उस हिसाब से नहीं है जिस तरह से प्लेटेटिंग मदर की होनी चाहिए, ठीक है? तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो रमज़ान में आप अपना हाइड्रेशन लेवल कैसे अच्छा मैनेज कर सकते हैं? हाइड्रेशन लेवल देखें, आपने ना अब ये भी नहीं करना कि बिल्कुल जग पकड़ा और आपने वो जग करके लोग एकदम से पी जाते हैं, वो भी नहीं करना। आपके पास इफ्तार से लेकर और जब तक आपने सोना है तब तक बड़ा अच्छा टाइम होता है, आप आराम से ना तकरीबन 6 ग्लास पी सकते हो। 6 ग्लास बहुत ठीक ईजी है मैनेज करना। 6 ग्लास वहाँ हो गए, 8 ग्लास तक भी ले लोगे तो काफ़ी बचत हो जाती है, ठीक है? तो बाकी 2 ग्लास है, 2 से 3 ग्लास अगर आप पीना चाहते हो तो आप सहरी के टाइम पी सकते हो। और वो भी ऐसे नहीं कि पूरे उस खाने में आप उठो, इसलिए मैंने कहा था कि आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठे, आधा घंटा पहले उठते साथ आप 1 ग्लास पानी फ़ौरन पी लिया, और 1 से 1.5 ग्लास आप खाने के दरमियान पी सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत से लोगों को ये होता है कि पानी ना पिए खाने के साथ या खाने से पहले या बाद में, स्टमक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, पता नहीं कि मैंने भी ये वाली बात भी सुनी हुई है कि फिर हाजमा ख़राब हो जाता है। कुछ भी नहीं होता। खाने के बाद तो ज़रूरत बहुत से ज़्यादा सारे लोग जो है मना करते हैं, खाने के बाद तो बिल्कुल मसला पानी ना पता है पिएं। क्या होता है, हमारा पहले ही हम खाना ना ऊपर तक खाते हैं। अच्छा, बिल्कुल खाने के ऐसा। बाद पानी पीने से तबीयत ख़राब होती है, ये होता है। क्यों होता है? उसका रीज़न भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना हमें। हम खाना खाते हैं पहले ऊपर तक, उसके बाद हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद तेज़ाबियत क्यों ना हो और वो खा के हमने सहरी के बाद लेट जाना है, पूरा मैदे के ना मुँह को खाना और पानी हर चीज़ आई होती है। तो आपको तंगी, वो चीज़ ओवरफ्लो होना तंगी दे रहा होता है, और खाली पानी तंगी नहीं दे रहा होता। हम कहते हैं स्टमक एसिड डाइल्यूट हो गए हैं, पीएच ख़राब हो गया, पता नहीं क्या ये बातें बनी हुई हैं। सो कुछ भी नहीं होता, आप पानी पी सकते हैं। हाँ, ये नहीं करना कि 4 ग्लास इकट्ठे पी लिए। आपने स्टमक का साइज़ देख के बात करनी है। खाना खाते हुए एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी जिस्म, खाना खाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपका तकरीबन 3/4 टाइप मैदा भर जाता है ना, आपको एक दफ़ा सिग्नल आता है ब्रेन से कि नहीं शायद फुल हो गया, अगली बाइट लेते हुए थोड़ा सा होगा कि पता नहीं लूँ कि ना लूँ। हम चूँकि इतने इन्वॉल्व होते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अटेंशन होती नहीं खाने की तरफ, या अपनी बॉडी से इतना डिस्कनेक्टेड होते हैं, पता नहीं चलता, तो खाई जाते हैं जब तक मैदे के मुँह को नहीं पहुँचता, बिल्कुल
ऐसी फीलिंग ना आती, तब बंदा कहता है कि अच्छा हाँ मेरा ख्याल है खाना में पेट भर गया। पेट यहाँ तक भरने को पेट भरना नहीं कहते, आपका मैदा जो है ना उसको तकरीबन हाफ एंड 3/4 भरा करें, थोड़ा सा पार्ट पानी के लिए, दैट्स इट। हमने बहुत ज़्यादा और एंड तक भर के खाने की आदत भी जो बॉडी को डाली है ना, आधे मसले हमारी ये चीज़ कर रही है। तो अगर आप रुक जाए ना एक पॉइंट पे आके बॉडी आपको बताती है, ये साइंटिफिक बात है, ये ऐसी नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बॉडी बताती है, ये ऐसे होता है, ब्रेन से सिग्नल आता है, आप सिग्नल का पता चलता है आपको, एक लम्हा एक मोमेंट होता है कि आपको पता चलता है कि नहीं थोड़ा पेट भर रहा है। वो जब आता है कि थोड़ा पेट भरा वाली फीलिंग, वो एक्चुअली भर गया होता है, यू डोंट नीड एनी मोर फूड आफ्टर दैट। पर हमें चूंकि हम डिस्कनेक्टेड इतने होते हैं, हमने आगे मूवीज लगाई होती हैं या बातें हम कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, हम खाए जा रहे होते हैं जब तक बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचता, और अगला नवाज डालने की एक्चुअली जगह भी नहीं होती, तब हमें याद आता है अच्छा नहीं लग रहा है, पेट भर गया हमारा। सो पानी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। पानी आप अच्छा बैलेंस करके पिए, खाने से पहले पी लें, आपकी ओवरऑल कैलोरीज कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। खाने से फ़ौरन पहले पानी पी लिया, फिर खाना खाया, और उसके बाद बीच एंड पे 2-3 घूंट पी लिया। लाइक 1.5 गिलास तक पानी आप आराम से पी सकते हो एक मील के अंदर, कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो हम पानी की बात कर रहे हैं, तो लास्ट हम एंड इसी बात पे करते हैं। मुझे ये बताइएगा, सुबह उठ के, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि आप सहरी के बाद 1 गिलास पानी, मतलब जब सहरी के लिए उठें तो उठते ही 1 गिलास पानी पिए, तो ये सुबह उठते ही पानी पीने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा, वो जो वेट लॉस वाले कुछ लोग कहते हैं ना, एक उठ के गर्म पानी पिए या पता नहीं क्या डाल के पिए, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अभी तक मेरी तो नज़रों से नहीं गुजरी। तो ऐसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी है, पता नहीं क्या मिल रहा है वो पानी पीने से। पानी को आप इक्वली डिवाइड पूरे दिन में आराम से पी सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम चीज़ें जो ऐसी आती हैं ना, ये आती हैं सोशल मीडिया से। किताबों में ऐसे नहीं लिखा है, मेरी तो किसी किताब में पानी की टाइमिंग्स नहीं लिखी हुई थी, उन्होंने लिखा हुआ था सिर्फ कि हर बंदे की बॉडी इसको बताती है, सिंपल सा पैरामीटर होता है, आपका यूरिन आपको एसिडिक नहीं आना चाहिए, ठीक है, पेशाब से वो एसिडिक तेजाबी टाइप स्मेल ना आए, पेशाब ज़्यादा येलो ना हो, आपका हल्का लाइट पेल होना चाहिए, आपकी बॉडी खुद ही बता दे कि आप डिहाइड्रेटेड हो कि नहीं हो, ठीक है। इतनी सिंपल सा मैथ है इसका, आम बंदे ने अगर मैथ करना है तो। ये जो कहानियाँ निकली ना, पानी ऐसे पी लो तो वैसे पी लो, ठंडा कर लो, गर्म कर लो। मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी ने कहा हुआ था किसी इंटरव्यू टाइप चीज़ में कि ना पानी ठंडा पीने से चर्बी जिस्म के अंदर जम जाती है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर अनेबल टू लूज वेट, क्योंकि ठंडा पानी पीते हैं। कनाडा वाले लोग, आपको पता है माइनस में टेम्परेचर होता है, चले कनाडा भी छोड़ने ज़्यादा दूर चले गए, हम मरी में आ जाएं, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर आपका डाउन है, तो आपको क्या लगता है वो लोग मतलब मोटे मोटे होते हैं क्योंकि उनकी चर्बियाँ जमी हुई है जिस्म के अंदर? ऐसे थोड़ी होता है। बॉडी इतनी आसान नहीं है कि उसको टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दो। इस तरह फिर इसका मतलब है सोना में बैठे रहो पूरा दिन, गर्मी में तो पिघल जाएगा। मतलब एक पूरा दिन सोना बैठ के आओ या पूरा दिन गर्म किसी जगह पे रहो, आप कराची चले जाए सारे। कराची वाले को पतला होना चाहिए इस मैथ के हिसाब से, कराची वाले पतले ऐसे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हीट स्ट्रोक की हालत तक बात पहुंची होती है गर्मियों में। सो इसका ताल्लुक आपके बाहर के टेम्परेचर का ताल्लुक, अंदर के टेम्परेचर का ताल्लुक, आप गर्म ठंडी चीज़ खा रहे हो पी रहे हो उसका उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोशल मीडिया से आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर एज अ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा आती है। अभी एक सीरीज़ आई है एप्पल साइडर विनेगर, मैं सबसे कहूँगी सब देखें, क्योंकि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खुलेंगी कि आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या किन लोगों के बारे में बात सुननी है, चूज़ करना है बहुत वाइजली। सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने 2 दिन पहले शायद आई है, मैंने आज सारी देखी, मैं आई वॉज सो हुक्ड, क्योंकि इट वॉज सो मैं मतलब दिमाग हिल गया मेरा वो देखी कि ऐसे भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर है और मैंने हॉलिस्टिक डाइट से, क्योंकि हॉलिस्टिक वर्ड मुझे बहुत चिढ़ देना शुरू हो गया कि हॉलिस्टिक क्या होता है, मतलब देसी खुराक, घर की खुराक, ऑर्गेनिक को मतलब इतना एम्फेसिस करके कुछ भी नहीं होता भाई, आप सीधे करो लाइफस्टाइल, ठीक हो जाएगा सब कुछ नहीं करना आपने इतना मुश्किल। महंगी खुराकें, वेजिटेरियन लोग बने होते हैं कि पता नहीं एनिमल प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ने खाने के लिए चीज़ें बनाई हैं, तरीके से खाएं, कुछ भी नहीं होगा, आपके खाने के तरीके में प्रॉब्लम है, कोई अल्लाह ने चीज़ ख़राब नहीं बनाई हुई। सो उसने क्या किया कि कहा मुझे कैंसर है, ब्रेन कैंसर, मुझे ब्रेन कैंसर है, तो मैंने XYZ टाइप ऑफ डाइट खाई, रेसिपीज़ मैंने बनाई, क्योंकि उसने बेसिकली रेसिपी बुक बनाई थी। मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं, तो मैंने उससे अपना कैंसर मेरा ख़त्म हो गया, और मैंने जो जिसकी ट्रीटमेंट होती है, थेरेपीज़ होती है, मैं नहीं ली। आप लोग भी ना लें, आप लोग लें मेरी बुक। अब ज़ाहिर बात है, कैंसर एक इतनी वल्नरेबल, लाइक अब आपके आसपास वाले लोग भी हुए होते हैं ना, पेशेंट खुद भी और आसपास वाले भी, कोई भी रे ऑफ होप ढूंढ रहे होते हैं, कुछ कहीं से सिरा मिल जाए पकड़ने को। बिल्कुल ऐसा। तो लोगों ने उसकी बुक भी ख़रीदी सबकी, और बहुत से लोगों ने उसकी इस जुमले से ना, हालांकि जुमला छोटा सा पर बड़ा ख़तरनाक है कि डॉक्टर के पास जाना बंद कर दें, रेडिएशंस और कीमोथेरेपी तो पता नहीं क्या क्या, ये मत कराएं, ना जाएं, जो स्कैन्स होते हैं उसमें जहर भरते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जहर होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उससे क्या हुआ, एक मूवमेंट से चली कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कैंसर की ट्रीटमेंट लेनी बंद कर दी और उस बुक पे रिलाई करना शुरू कर दिया कि भाई अगर ये खा के, ये खुराक लेके, ये डाइट लेके, ये रेसिपीज इस्तेमाल करके उसका ब्रेन कैंसर अगर ख़त्म हो गया है, उसके स्कैन साफ सुथरे हो गए हैं, इसका मतलब हमारा भी हो सकता है। एंड
इसमें प्लॉट ट्विस्ट ये है बहुत बड़ा, ये काफ़ी अरसे पता चला उसको ब्रेन कैंसर कभी था ही नहीं। ये सिर्फ चीज़ just सेल for करने के viewership. लिए गिमिक था। हाँ, ये बस एक Oh गिमिक की से चीज़ my बनाई हुई थी। God. रेसिपी बुक्स उसने बहुत कमाया, वो बहुत फेमस हुई, वो पॉडकास्ट में जा रही है, उस पे शोज़ हो रहे हैं, चैनल्स वाले आ रहे हैं, उसको बहुत बड़े-बड़े लोगों ने हाईलाइट भी दी, लाइमलाइट में रखा। पर बाद में कहीं-कहीं से थोड़े-थोड़े सवाल आने शुरू हुए, कुछ लोगों ने पूछा, हल्का सा इन्वेस्टिगेट किया, पता चला सिरे से कैंसर था नहीं, बिकॉज़ उसको कैंसर का इन्वेस्टिगेट जब किया, तो एक भी उसकी रिपोर्ट ऐसी नहीं निकली कि कोई स्कैन निकला हो, कोई डॉक्टर निकला हो, कोई हॉस्पिटल निकला हो, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट होती है ना प्रॉपर, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हो उसका, कुछ भी नहीं था। अब इससे क्या पता चलता है, और ये 2015 की बात है, नॉट टू लॉन्ग अगो, ठीक है, अभी की बात ये कह लें आप, नॉट टू लॉन्ग अगो, और तब ये सब कुछ हुआ है। द पॉइंट इज़ यहाँ पे कि आप किसको सुन रहे हो, सिर्फ और इसलिए हम ना कैसे देखो किसी को इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होके हम तो बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल वैसे चेंज हम कर रहे बदल होते देते हैं कि वो हम कर रहा है। प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज कर रहे होते आपने हैं। फॉलो करना कि हेल्थ अगर फॉलो करनी है तो हेल्थ के लिए किसी डाइटिशियन को फॉलो करें, उसमें भी मैथ करें कि किसकी बात आपको सेंसिबल लग रही है, किसकी बात सिर्फ व्यूज़ के लिए लग रही है, किसकी बात सिर्फ क्लिक बेट लग रही है। ये हमारे ऊपर एज व्यूअर्स, मैं भी किसी को देख रही हूँ ना, लेट्स से मैंने किसी को देखना है फॉर एग्जाम्पल फॉर फैशन, ठीक है, तो मैं ऑब्वियस उसको देखूंगी जिसकी वैल्यूज़ या चीज़ें मेरे से अलाइन करती हैं ना, मैं किसी रैंडम को उठा के देखना नहीं शुरू कर दूंगी। इस तरह के पर कब आप इन्फ्लुएंसर्स में जो जिस कैटेगरी के होते हैं, आपने जिस पार्ट जो भी अपने पार्ट से इंस्पायर होने के लिए आप किसी को पकड़ रहे हो, थोड़ा सा होमवर्क करें। इंस्पायर कभी भी लाइफस्टाइल से ना हुआ करें, क्योंकि हमारा यहाँ बड़ा मसला हो गया सोशल मीडिया में, हम लोगों के लाइफस्टाइल से पहले इंस्पायर होते हैं, Very true. वो क्या रहा है वो हम बाद में सुनते हैं, वो सेकेंडरी हो गया Very हमारे true, लिए। very true. आपने अगर हेल्थ की बात आती है, आप छोड़ें बाकी चीज़ों को, फैशन को छोड़ें, जूते पहने, कपड़े बाल शाल छोड़ें, आप आते हैं डाइट पे और हेल्थ पे अगर आप बात करें, मेडिकल की बात मेडिकल बंदा ही करेगा। सिंपल रूल बना लें, ये आपके एक नैरो कर लिया, अब बहुत कम लोग हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की बात करें ना, और बहुत से कम लोग हो जाएंगे। अब उन कम लोगों में भी देखें कौन क्लिकबेट के लिए बात कर रहा है, कौन सेंसिबल बात कर रहा है। 4 वीडियोस देखोगे कंपैरिजन में आपको समझ आ जाएगी कौन क्या कह रहा बिल्कुल है। ऐसा। तो ये क्लिकबेट्स जो होते हैं ना, उनमें टोटके होते हैं। क्लिकबेट्स आर ऑलवेज टोटके, इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, इससे फलाने मेरे पेशेंट ने इतनी चर्बी गिराई थी। चर्बी नहीं गिरती है ऐसे, ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को यही होता है कि ये लाइफस्टाइल बता रही है कि ये पूरी चीज़ें ठीक करो, यार यहाँ मज़ा नहीं आएगी, इसने कहा ये कर लो, छोड़ा काम है, हम शॉर्टकट वाले को पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपकी अपनी जिम्मेदारी आती है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि अभी की गड़बड़ ये बाद में नजर आ जाएगी, आके बॉडी को पता चल जाएगा। आप वेट लॉस करने में ही और टोट के करने में, शॉर्टकट मेंटालिटी में आप क्योंकि देखो आप शॉर्टकट्स वालों को फॉलो करोगे ना, आपकी शॉर्टकट मेंटालिटी बन जाएगी। बिल्कुल। और शॉर्टकट मेंटालिटी आपको आपकी हेल्थ के गोल्स कभी भी अचीव नहीं करने देगी। कोई कह दे कि बस ये दो, अब वर्कआउट करना है फॉर एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मैं वर्कआउट की देती हूँ आपको। वर्कआउट करना है तो किसी ऐसे के पास है जो कहते हैं कि सिर्फ मतलब फलानी एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ ये कर लो, इससे लोगों ने इतना लूज किया। वर्कआउट भी या फिजिकल एक्टिविटी भी एक प्रॉपर रेजीम, एक प्रॉपर तरीका कार है, वो भी उसमें भी टोटके होते हैं कि ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो। एक प्रॉपर तरीकाकार और पैटर्न फॉलो करना है। कहीं भी आप शॉर्टकट ढूंढने बैठोगे, हेल्थ में शॉर्टकट्स नहीं है। एक सिंपल, एक बहुत प्रॉपर स्टेटमेंट है कि हेल्थ में शॉर्टकट्स नहीं होते। ये प्रॉपर आपको ओवरऑल हेड टू टो इसको ट्रीट करना पड़ता है, और सारी चीज़ लाइफस्टाइल से आती है। लाइफस्टाइल में आपके टाइमिंग्स ऑफ खाना भी आती है, आपका सोना उठना बैठना आता है, क्या खा रहे हो, किस तरह बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस होगा ऑर्गेनिक खरीदो, भाई छोड़ो उसको, वो सेकेंडरी है। बना कैसे रहे हो, आटा खालिश गंदम का लेके सोर्स करके पता नहीं कहाँ से लाकर उसको तल के पराठा बना लेंगे। ठीक है, मसला पराठे में भी नहीं है। मैंने लास्ट रमज़ान रील बनाई थी, मैं दोबारा बनाऊंगी कि रमज़ान में पराठे खाने का लोगों को शौक होता है। नॉट अगेंस्ट पराठा, मैंने भी बस वो पराठा खाया है। बनाने का तरीका क्या है आपका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कहानी बनाने के तरीके पे आके ख़त्म होती है। ये ऑर्गेनिक और फलाना, तो फलाना मैं ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट जाऊंगी, मैं ऑर्गेनिक ख़रीद के लाऊंगी, इतना महंगा बिक रही हैं वो चीज़ें, ऑर्गेनिक गाजर, ऑर्गेनिक फलाना, पता नहीं क्या क्या क्या। वो आप सेकेंडरी है। पहले खाने का तरीका कार जो है, पकाने का पैटर्न आप ठीक करोगे तो आपका काफ़ी मसला ना वहीं से ठीक हो जाएगा। और मेरे मैक्सिमम सारे पेशेंट्स का ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे इसी बात से, इस जुमले से, क्योंकि मैं जुमला बहुत अक्सर सुनती हूँ, इससे मुझे दोबारा समझ आती है कि भाई अभी भी ना ये वाली चीज़ ठीक करवाने की ज़रूरत है। कभी कभार लिटरली ऐसा होता है, मैं डाइट प्लान बनाऊँ और पीपल स्वेयर बाय इट कि नहीं ये तो आपने ठीक नहीं बना के दिया, ये मैं बता रही हूँ मेरा गेन हो जाने से, मैं तो इससे कम खाती हूँ। मैं कहती हूँ
नहीं, कम खाने से लूज़ नहीं होता, तरीके से खाने से लूज़ होता है, मैंने तरीका बताया है। और कुछ लोग कहते हैं हम तो इससे कम खा रहे थे, हम तो खाना दे दिया हमें। फिर दूसरी कैटेगरी ये होती है, और वाक़ई अक्सर अगर मैंने ब्लड से 20 पेशेंट देखे हैं, 3-4 ऐसे निकलते हैं जो कहते हैं कि आप तो ज़्यादा खिला रही हैं। फिर अब बाकी ये निकलते हैं कि ये तो काम ही नहीं करेगा, ये तो खाना ही ज़्यादा हो गया, अब तो मील्स ही मुझे 3 कह दिए, मैं तो 1 ले रही थी, मैं तो कुछ खाती नहीं थी। फिर एक कैटेगरी होती है जो कहती है, जैसे कुछ फूड्स उन्होंने बनाए होते हैं कि खौफनाक फूड है, जैसे अंडे आपने कह दिए, अंडे तो नहीं खाते, इसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल तो प्रॉब्लम तो नहीं है कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल नेचुरल, अगर आप डाइट के थ्रू ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी वाला है वो कोई और साइंस है, वो कुछ और चीज़ है। तो एक वो भी है ना, आप सफ़ेदी खाओ और जर्दी ना खाओ, सफ़ेदी ना खाओ। जर्दी के बायोटिन होता है, बालों को हमारे इतने कॉन्शियस होते हैं बालों को लेके, जर्दी के बायोटिन होता है, खाएं जर्दियाँ। मैं तो जर्दी देती हूँ पेशेंट्स को, कुछ भी नहीं होता। मैंने कभी देसी खुराक में चीज़ें हैं ना, अंडा, चिकन, फल, मछली, व्हाटएवर यू नेम इट, और मैं हर चीज़ खिलाती हूँ पेशेंट को। मैं हर ग्रेन खिलाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा गंदम की रोटी खाते हुए देर होगी ना, ज़रा बाजरे पे आ जाओ, बेसन पे आ जाओ, फलाने पे आ जाओ, फलाने पे आ जाओ, सब खाएं, इंजॉय द फूड, वैरायटी। मैं तो पेशेंट्स की वैरायटी और पैलेट इतना वो कर देती हूँ ना, वास्ट और वाइड कर देती हूँ कि लोगों ने वो चीज़ें खाई नहीं होती। जैसे मैंने आज पेशेंट को वो कहा था, कहती कि नाश्ते में क्या खाऊँ, आसानी से बनाना है, तो मैंने कहा साबूदाना बना लें, फ्रूट सलाद खाएं, ये रेसिपी ऐसे खाएं, बड़ा मज़े का बनता है। उन्होंने खाया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई यस इट्स टेस्टी, मैंने तो कभी खाया नहीं था। हमारे यहाँ मतलब एक बना हुआ है देसी सा नाश्ता, ब्रेड खा लो, अंडा खा लो, ब्रेड अंडा, पराठा अंडा, ब्रेड अंडा, रस, फेनिया, और क्या है, चाय बिस्किट, बस ये चल रहा होता है। उसके बाद पराठा और सालन की कैटेगरी अलग है। अब देखिए अगर आप पराठा अचार बड़ा कॉमन है, पराठा अचार चाय पी रहे हैं और फिर आप कहें कि प्रोटीन में बैलेंस करूँ, प्रोटीन कहाँ क्या था, पराठा ना पराठे में है मेजर आपका प्रोटीन, ना अचार में ना चाय में है, ठीक है। चाय के अंदर दूध से थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाना है, वीट के अंदर एक थोड़ा सा होता है वो मिल जाना है, पर बॉडी को चाहिए गोश्त वाला प्रोटीन। अब वो बाकी दिन में कहाँ टाइम मिलेगा, ये खा के आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में तो सारी बात है हम तो बिजी हैं, हम तो नहीं मैनेज कर सकते, फिर अब घर आके घर में एक मील बचा है, अब इसमें कितना प्रोटीन खा लोगे आप। अब नॉर्मल मैंने जो एवरेज देखा है, जो आम इंसान की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है ना, उसका मुश्किल से ना 1 पार्ट हम खा पा रहे हैं। कोई कॉन्शियस भी है तो आपको प्रोटीन हर मील में लेना है, कार्ब, प्रोटीन और फैट इक्वली बैलेंस्ड होने चाहिए। यहाँ से आती है हेल्थ वापस। तो अगर एप्पल साइडर विनेगर सीरीज़ जैसे अगर आपने कोई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया हुआ है तो आपको भी थोड़े से बात पता चलेगा कि भाई ये तो काम ख़राब हो गया। बल्कि उसमें एक थी, अब उन्होंने वैसे लिखा हुआ था सीरीज़ में कि कुछ हमने फिक्शनल बनाई है ताकि स्टोरी एक अच्छी बन जाए। अब उसमें एक साथ ही स्टोरी चल रही थी कि एक खातून थी, उसने ऐसे ही कि हॉलिस्टिक कैंसर को कोई सेंटर था कि वहाँ जाएंगे और जूस फास्टिंग या जूस क्लेंस करवाते थे वो लोग। जूस क्लेंस करवाना पता नहीं देसी क्या तरीके, जो हॉलिस्टिक और पता नहीं क्या क्या नाम देकर उन चीज़ें ट्रीटमेंट्स निकाली हुई थी। वो खातून वहाँ गई, उसकी फैमिली में हिस्ट्री थी कैंसर की, क्योंकि लोगों की फैमिली हिस्ट्रीज होती है कैंसर की, वो एक को नहीं तो 3-4 को चल रहा होता है पीछे। तो उसकी जो है नानी, उसकी डेथ हुई थी कैंसर से, उसकी मदर को डायग्नोज हुआ, फिर बच्ची को भी हो गया। पहले बच्ची को हुआ था, बच्ची ने ट्रीटमेंट लिया और बच्ची ने कहा नहीं मैं तो ठीक हो गया है, मैं यही ट्रीटमेंट लूँगी, मैं नहीं ये वाली देसी ट्रीटमेंट्स लूँगी, जो डॉक्टर के पास से जाऊँगी, मैं देसी ट्रीटमेंट से लूँगी। तो उसे कैंसर भी वापस आया और उसकी मदर की भी डेथ हो गई, क्योंकि वो ट्रीटमेंट से ले रहे थे। एंड देन देयर इज़ अनदर स्टोरी जो साथ साथ पैरेलल चल रही थी। एक हस्बैंड है, वो कह रहा है कि बंदी जो है फेक है, इसकी चीज़ें फॉलो मत करो, और वो कहती है मैं नहीं, मैं फॉलो करूँगी, और वो भी फिर ऐसी किसी पास में बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वो ऐसे किसी पास पे चल पड़ी कि मैं हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और एंड पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कैंसर केम बैक, कैंसर वापस आ जाता है। तो ये है मसले। तो आपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है तो अपने समझ बूझ भी ना दिमाग की खिड़की खोल के करें। बहुत मजे का सेशन है, एज ऑलवेज आपके साथ रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई अवेयरनेस के साथ, जिससे हमारी ऑडियंस को फायदा हो सके। थैंक यू वंस अगेन। आई होप कि इस पॉडकास्ट की मदद से आपको रमज़ान के लिए बहुत अच्छी फूड चॉइसेस का पता चला होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।